पिछले बार हमने हड़प्पा की गलियों में जो सफर शुरू किया था ना, वो आज मोहेंजोदारो के इस रहस्यमयी ग्रेट बाथ पर आकर और भी गहरा होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ ईंटों का एक बड़ा सा ढांचा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है जिसे आज हमें समझना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस ग्रेट बाथ का असली पर्पस था क्या। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसके आसपास कई थ्योरीज दी हैं। क्या ये कोई पब्लिक बाथ था, या फिर कोई रॉयल पूल, या शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान की जगह। दिलचस्प बात पता है क्या है? वो जो पब्लिक बाथ वाली थियरी थी ना, वो अब धीरे धीरे फेड हो रही है। और इसका रीजन बहुत सिंपल है। खुदाई में पता चला है कि उस शहर में ज्यादातर घरों के पास अपने खुद के प्राइवेट बाथरूम्स थे, तो लोग यहाँ नहाने क्यों आएंगे? और यार, इसका ब्रिक वर्क तो देखिए। इस रूइन का शेयर स्केल ही रोंगटे खड़े कर देता है। इतने परफेक्ट तरीके से पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, और वो भी इतने मैसिव स्केल पर। सच में ऑ इंस्पायरिंग है। इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये हजारों साल पुराना स्ट्रक्चर है। और सिर्फ ग्रेट बात ही नहीं, इनकी पूरी सिटी प्लानिंग ही कमाल की थी। एक बार कालीबंगन की इन चौड़ी सड़कों और धोलावीरा के परफेक्ट ग्रिड लेआउट को देखिए। ऐसा लगता है जैसे किसी मॉडर्न आर्किटेक्ट ने बैठकर इसे डिजाइन किया हो। सही कहा। धोलावीरा में तो ज्यादातर इमारतों की फाउंडेशंस यानी उनकी नींव सीधे पत्थरों से बनाई गई थी। क्या जबरदस्त इंजीनियरिंग और फार साइटेड प्लानिंग रही होगी उन लोगों की। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। अगर उस जमाने में इतने सारे घरों में अपने प्राइवेट बाथरूम्स थे, तो इतना सारा वेस्ट वाटर आखिर जाता कहाँ था? क्या उनकी गलियां आज के कुछ शहरों की तरह कीचड़ से भरी रहती थी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उनके पास प्रॉपर अंडरग्राउंड स्ट्रीट ड्रेन्स थे, जहां घरों का गंदा पानी सीधा फ्लो करता था। सोचिए, 4000 साल पहले इतनी एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। ये अपने आप में एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। एग्जैक्टली। ये ढकी हुई नालियां हर एक घर को मेन सड़क की बड़ी नालियों से कनेक्ट करती थीं। यानी शहर का सारा वेस्ट वाटर पूरी तरह से इस बिलो स्ट्रीट नेटवर्क के जरिए बाहर निकल जाता था। इस वजह से उनका शहर इम्पेकेबली क्लीन रहता था। आज की अर्बन प्लानिंग भी इन सिविलाइजेशन से बहुत कुछ सीख सकती है। सफाई की बात तो क्लियर हो गई, लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी का क्या? खास तौर पर धौलावीरा जैसी जगह पर, जो गुजरात के कच्छ के सूखे रण में बसी थी। वहां तो आसपास कोई पेरेनियल रिवर यानी बारहमासी नदी भी नहीं थी। तो वो लोग पानी स्टोर कैसे करते थे? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई थी। और यहीं पर उन लोगों का ट्रू जीनियस नजर आता है। पत्थरों और चट्टानों को काटकर उन्होंने इतने मैसिव रिजर्वॉयर्स या जलाशय बनाए। ऐसे कम से कम 6 विशाल रिजर्वॉयर्स वहां मिले हैं, जो अंडरग्राउंड ड्रेन से कनेक्टेड थे, ताकि एकदम एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग की जा सके। हर एक बूंद को बचाकर रखने का सिस्टम बनाया था उन्होंने। और उनके सबसे बड़े रिजर्वॉयर का साइज सुनकर तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। इसकी लंबाई थी पूरे 73 मीटर्स। जी हाँ, 73 मीटर्स लंबा। ये टेक्नोलॉजी आज भी लोगों को शॉक कर देती है। बिना किसी मॉडर्न मशीन के सिर्फ चट्टानों को काटकर इतना बड़ा वाटर टैंक बनाना, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। अगर आपको एनसीईआरटी बैठक का ये एक्सप्लेनेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इस एक्सप्लेनर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, इन इंजीनियरिंग मार्वल्स से आगे बढ़ते हैं और उनकी डेली लाइफ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इतने विशाल और एडवांस्ड शहरों की बड़ी आबादी को फीड करने के लिए ऑब्वियसली इंटेंस एग्रीकल्चर की जरूरत थी। हरियाणा के बनावली से मिला मिट्टी का ये हल या प्लाव इस बात का सबूत है कि वो लोग बहुत बड़े पैमाने पर खेतों की जुताई करते थे। फार्मिंग उनके सर्वाइवर का कोर थी। बिल्कुल। और वो लोग सिर्फ 1 या 2 फसलों पर डिपेंड नहीं थे। नदी किनारे की उपजाऊ जमीन पर वो जौ, गेहूं, तरह तरह की दालें, मटर, बाजरा और धान उगाते थे। और सबसे कमाल की बात यह है कि यूराशिया में वो सूती कपड़े बुनने के लिए कॉटन यानी कपास उगाने में भी बिल्कुल मास्टर्स थे। उनका एग्रीकल्चरल नॉलेज बहुत ही डाइवर्स था। और जब मॉडर्न साइंटिस्ट ने उनके पुराने खाना पकाने के बर्तनों का साइंटिफिक टेस्ट किया ना, तो कुछ ऐसी चीजें मिलीं जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड थीं, जैसे दूध, मांस और मछली के ट्रेसेस, क्योंकि वो नदियों और समुंदर पे भी डिपेंड करते थे। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड चीजें उन बर्तनों में मिली, वो सच में आपको हैरान कर देंगी। वहां हल्दी, अदरक और केले के ट्रेसेस मिले हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? उनका डाइट बहुत ही डाइवर्स, फ्लेवर रिच और मसालेदार था। वो लोग अच्छा खाना पकाना और खाना जानते थे। अब खाने पीने से आगे बढ़ते हैं। उनकी रीच सिर्फ अपनी लोकल बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं थी। उनका ग्लोबल फुटप्रिंट बहुत बड़ा था।
ये लोग सिर्फ लोकली आपस में ट्रेड नहीं करते थे, बल्कि अपनी लग्जरी आइटम्स, लकड़ी और सूती कपड़े दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशंस तक एक्सपोर्ट करते थे। उनका बिजनेस मॉडल काफी ग्लोबल था। और इनकी क्राफ्ट्समैनशिप तो सच में नेक्स्ट लेवल थी। गुजरात से मिलने वाले लाल रंग के कार्नेलियन पत्थरों में इतनी बारीक ड्रिल्ड होल्स करना और शंख जैसी सख्त चीज से इतनी इंट्रिकेट और खूबसूरत चूड़ियां बनाना, ये सब उनके मास्टर क्राफ्ट्समैन की बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिफाइंड टेक्निक्स को हाईलाइट करता है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि इन एक्सपेंसिव लग्जरी गुड्स को एक्सपोर्ट करके वो बदले में क्या इंपोर्ट करते थे? इसका सबसे लाइकली आंसर है कॉपर यानी तांबा, क्योंकि उनके लोकल एरियाज में इस मेटल की बहुत कमी थी। इसलिए वो इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए इसे हासिल करते थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो देखिए, हमने उनके शानदार शहर देख लिए, कमाल की ड्रेनेज सिस्टम समझ ली, उनकी फार्मिंग, उनका खाना और यहाँ तक कि उनका ग्लोबल ट्रेड भी देख लिया। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, और वो हम एक्सप्लोर करेंगे अगले भाग में।